रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनम अपने बड़े भाई कुलदीप और भाभी रजनी के साथ रहती थी। सोनम के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, जिसके बाद कुलदीप और रजनी ही सोनम की देखभाल कर रहे थे। सोनम की उम्र अब शादी के लायक हो चुकी थी। सुनिए जी, अब तो आप सोनम के लिए लड़का ढूंढना शुरू करो। क्या सारी उम्र इसे यहीं बिठाने का इरादा है? मैं तो कहती हूँ चलते फिरते जो कोई भी मिले उससे पूछते रहा करो। मेरी बहन के लिए कोई लड़का हो तो बताना। तो क्या तुम्हारे भाई बहन माता पिता तुम्हारे लिए ऐसे रिश्ता देखते हैं? सुनिए जी, मेरे माँ पापा के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती हूँ। पहले ही बता देती हूँ आपको। मुझे अपनी बहन के लिए ना रिश्ता कैसे देखना है वो मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। हाँ, ज्यादा हाई फाई रिश्ता भी मत ढूंढ लेना। इतने पैसे भी नहीं है, शादी करनी है तो वो भी किसी से भी हो सकती है। रजनी अपनी ननद सोनम के लिए भला बुरा बोलती रहती, लेकिन सोनम पलटकर कभी भी रजनी को जवाब नहीं देती थी। कुलदीप भी अपनी बहन के इस नेचर को जानता था, जिस वजह से वो अपनी पत्नी को हर वक्त सोनम को ताने देने के लिए सुनाता ही रहता। ऐसे ही समय बीतता है और सोनम के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आता है। अरे क्या बेटी, घर के काम काज तो अच्छे से जानती हो ना? जी आंटी जी, मेरी बहन तो लाखों में एक है। घर के सारे काम उसको आते हैं। संस्कार और गुण ये तो कूट कूट के भरा हुआ है। देखो बेटा, लड़की में कोई कमी नहीं है और लड़की घर के काम काज भी अच्छे से जानती है, संस्कारी भी है। समझो ये रिश्ता पक्का। हाँ, बस एक दिन आप लोग आके हमारे बेटे को देख लो और बातचीत को फाइनल कर दो। अब शांति और रामपाल को सोनम तो पसंद आ जाती है, वहीं कुलदीप को भी अपनी बहन के लिए अजय पसंद आ जाता है और इस रिश्ते को मंजूरी दे दी जाती है, जिसके बाद शादी की डेट फिक्स की जाती है और जल्दी ही वो दिन भी आता है जब सोनम अपनी मायके से विदा होकर ससुराल आती है। आओ आओ बेटी, अब ये ही तुम्हारा अपना घर है और मैं तुम्हारी माँ और ये तुम्हारे पिताजी। हाँ हाँ बेटी, अब से तुम्हारा ही घर है ये। हमारी बेटी तो नहीं है, लेकिन आज से तुम इस घर की बेटी हो। हाँ, शायद इसी दिन के लिए हमारी कोई बेटी नहीं थी। आओ बहू, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। सोनम की सास शांति और ससुर रामपाल दोनों ही बहुत अच्छे थे। जिस दिन से सोनम घर आई थी उस दिन से सोनम को माँ और पिता दोनों के प्यार की कमी भी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि शांति और रामपाल सोनम को वो हर प्यार दे रहे थे जो एक माता पिता देते हैं। बहू, तेरा काम अभी नहीं हुआ क्या? जल्दी जल्दी काम करके फ्री हो जाया कर। थोड़ा आराम भी तो जरूरी है ना। बस माँ जी, हो गया मेरा काम। बहू, जब तुम नहीं थी तो तुम्हारी सास मुझसे ही घर का सारा काम करवाया करती थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं करते आप भी। अगर आप सब्जी काटना, बर्तन धोना ये सब नहीं करते तो आपको भी पता था ना कि खाना नहीं मिलना। और इस मारे मेरे पिताजी भी जल्दी जल्दी काम कर लिया करते थे। अच्छा बहू, आज अजय अभी तक नहीं आया, ना ही उसने फोन किया। जी माँ जी, मैंने भी उन्हें फोन किया था, लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा। अच्छा, आ जाएगा, किसी काम में फंस गया होगा। शांति सोनम इधर अजय का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी शांति को एक फोन आता है। उसके बाद शांति के हाथ से फोन गिर पड़ता है। माँ जी, आप ठीक तो हैं? बताइए ना क्या हुआ आपको? आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? माँ जी, माँ जी। बहू, अजय नहीं रहा, उसका एक्सीडेंट हो गया। ये क्या बोले जा रही हो तुम? और ये सब तुम्हें किसने कहा फोन कर कर? अजय की मौत के बाद पूरा घर गमगीन हो जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई। इधर सोनम का भी रो रो कर बुरा हाल होता है और जब ये बात रजनी और कुलदीप को पता चलती है तो वो भी सोनम से मिलने पहुंचते हैं। अरे अब क्या कर सकते हैं, जो लिखा होना है वही होता है। लेकिन अभी तो तेरी शादी हुई थी और अभी ये सब देखने को मिला। सुनकर बुरा लग रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, खुद को संभाल। इस समय तो अपना मुंह बंद रखो। धीरे धीरे सोनम और उसके परिवार वाले खुद को संभाल रहे थे, लेकिन अब भी सोनम उदासी थी। एक रोज शांति अपने पति से कहती है, जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था।
मैं तो कहती हूँ अब हमें सोनम के बारे में सोचना चाहिए। वो बहुत उदास रहती है। हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ। पिछले कुछ समय से सोनम की उदासी मुझसे देखी नहीं जा रही। उसे हम अपने घर की बहू नहीं, बेटी बनाकर लाए थे, लेकिन अब हमें सही मायने में उसके माँ बाप होने का फर्ज निभाना होगा। जी आप एकदम सही कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ हमें सोनम के लिए एक लायक और अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहिए। हाँ, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। तो अगर तुम्हारी नजर में कोई रिश्ता हो सोनम बिटिया के लायक तो बता देना। सोनम के लिए विजय कैसा रहेगा? आप देखते हैं ना, जब भी विजय यहाँ आता है तो भाभी भाभी करता रहता है। मेरे भाई का लड़का है, शहर में अच्छा कमा रहा है और उसके माँ बाप भी नहीं है। वो मेरी बात को कभी नहीं टालेगा। हाँ, एक बार तुम विजय से बात करो। मुझे भी नहीं लगता कि वो तुम्हारी बातों को काटेगा। शांति अपने भतीजे विजय को घर बुलाती है और विजय और अपनी बहू सोनम को आमने सामने बैठाती है। विजय बेटा, मैंने तुझे यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ तू मेरी बेटी का हाथ थामे। हाँ बेटा, अब हम तुझ पर ये फैसला छोड़ते हैं। बता, क्या तू सोनम का हाथ थामेगा? मुझे सोनम भाभी का हाथ थामने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं सोनम भाभी को आप लोगों का प्यार नहीं दे पाऊंगा। एक बार आप उनसे भी पूछ लीजिए कि वो क्या चाहती हैं। नहीं माँ जी, मैं आपको और पिताजी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन हम तुझे अपने से अलग ही कब कर रहे हैं? तू तो इस घर की बेटी है, बेटी। और बेटी को तो ये समाज भले ही पराया कर दे, लेकिन मैं तुझे कभी पराया नहीं करूंगी। तेरा पुराना मायका भले जैसा भी हो, लेकिन नए मायके में कभी तुझे किसी चीज की दिक्कत होने ही नहीं दूंगी। मैं तेरी माँ बनकर रहूंगी। सोनम, मैं आपको बुआ जी और फूफा जी की तरह प्यार तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कभी कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और जो प्यार आपको फूफा और बुआ जी से जो मिला है ना, वही प्यार मुझे भी मेरे माता पिता के जाने के बाद इन्होंने दिया है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे बेटे के जाने के बाद मुझे बहू का ये अकेलापन सहन नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैंने अपना फर्ज निभाया। बेटा, तेरी बात सुन के मैं बहुत खुश हूँ। जल्दी से पंडित जी से पूछ के तारीख निकलवाता हूँ और अपनी बेटी को खुशी खुशी इस घर से विदा करते हैं हम। सोनम और विजय की शादी की डेट रखी जाती है, जिसमें आस पड़ोस के लोगों के साथ शांति के रिश्तेदारों को भी बुलाया जाता है और सोनम के भैया भाभी भी इस शादी में शामिल होते हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तेरे एक मायके में भले ही तुझे माँ बाप का प्यार न मिला हो, लेकिन तेरे सास ससुर ने जो तुझे प्यार दिया है वो शायद आज मेरे सास ससुर जिंदा होते तो दे पाते। मैं भी बहुत खुश हूँ अपनी छोटी के लिए। जब मुझे रजनी ने कहा कि तेरी शादी हो रही है दूसरी, तो मुझे गुस्सा आया, लेकिन अब यहाँ आने के बाद बिल्कुल सही लग रहा है। तेरे सास ससुर का ये फैसला बिल्कुल सही है एकदम। हाँ भैया, इन्होंने मेरे लिए जितना किया है ना, उतना शायद मेरे अपने सगे माता पिता भी नहीं कर पाते। इस तरह सोनम और विजय की शादी हो जाती है, लेकिन अब से सोनम का नया मायका उसके सास ससुर का घर बन जाता है और पुराना मायका तो उसका था ही, जहां उसे अपनी भाभी से जिल्लतों भरी जिंदगी जीनी पड़ रही थी। रघुलाल गांव का जाना माना डॉक्टर था। वो बात और थी कि उसे कुछ भी नहीं आता था। उसका क्लिनिक उसके कंपाउंडर मनोज की बदौलत चलता था, लेकिन रघुलाल कभी इस चीज को नहीं मानता था। उसे लगता था कि उसका क्लिनिक उसके दम पर ही चलता है, जिसके चलते वो मनोज को हमेशा क्लिनिक से निकालने की धमकी देता रहता। एक दिन मनोज देर रात से क्लिनिक पहुंचता है। आइए आइए सर, हमारी क्लिनिक में आपका स्वागत है। आप अभी क्यों आए? थोड़ा और लेट आ जाते। नौकर तो हैं ही क्लिनिक खोलने के लिए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आप तो जानते ही हैं कि मेरी माँ बीमार रहती हैं। कल रात उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसी चक्कर में लेट हो गया। तुम जब भी लेट होते हो हमेशा अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाते हो। तुम्हें कोई और बहाना नहीं मिलता क्या? नहीं डॉक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी माँ सच में बीमार है। आप चाहे तो मेरे साथ घर चलकर देख सकते हैं। मुझे तुम्हारे घर जाने की जरूरत नहीं है। अब आगे से अगर लेट हुए तो उल्टे पांव वापस हो जाना।
तुम्हारी मेरे क्लिनिक में कोई जगह नहीं होगी। रघुलाल अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। तभी एक औरत अपने बेटे को लेकर आती है। देखिए, आपके बेटे को बहुत ही खतरनाक फोड़ा निकला है। इसमें चीरा मारना पड़ेगा और कम से कम 10 दिन दवा लेनी पड़ेगी, तब ठीक होगा। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप? चीरा लगाएंगे तब तो मेरे बेटे को बहुत दर्द होगा। वैसे चीरा तो पकने पे लगता है ना, लेकिन अभी तो ये कच्चा है, दवा से भी तो सूख जाएगा। हाँ हाँ, आप सही कह रही हैं। मैं दवा दे देता हूँ, उससे आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर कौन है, तुम या मैं? डॉक्टर तो आप ही हैं, लेकिन आपके साथ रहते रहते मुझे भी थोड़ा ज्ञान हो ही गया है। ज्ञान होने में और डॉक्टर होने में बहुत फर्क होता है। आगे से मेरे बीच में बोलने की कोशिश मत करना। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे के हाथ में फोड़ा निकला हुआ है। बेचारा कल रात से दर्द से तड़प रहा है। कुछ करिए ना, ताकि इसे थोड़ा आराम मिल जाए। रघुलाल मनोज की बातों को काटते हुए अपने अनुसार बच्चे के हाथ के फोड़े में चीरा लगाकर दवाई पानी कर देता है और 500 रुपए ले लेता है। कुछ देर बाद औरत बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी मनोज फिर बोलता है। डॉक्टर साहब, आपने ये बिल्कुल सही नहीं किया। आपको उस बच्चे के हाथ के फोड़े में चीरा नहीं लगाना चाहिए। आपने बिल्कुल झोला छाप डॉक्टर वाला काम किया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे झोला छाप डॉक्टर बोल रहे हो? मैंने आपको झोला छाप डॉक्टर नहीं बोला है, बल्कि आपके इलाज करने के तरीके को बोला है। आप बिल्कुल झोला छाप वाले डॉक्टरों की तरह मरीजों का इलाज करते हैं। कच्चे फोड़े में चीरा लगाने से इन्फेक्शन होने का डर होता है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, जाके अपना काम करो। रघुलाल हमेशा मनोज की बातों को नजरअंदाज कर देता था। उसकी कही हुई किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता था। समय बीतता है। तभी एक दिन एक बुढ़िया उसके पास आती है और बोलती है। बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। कल रात से मुझे बहुत बुखार है। मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा। बहुत दर्द है पूरे शरीर में। कोई अच्छी सी दवा लिख दो, जिससे मुझे जल्दी आराम हो जाए। आओ अम्मा आओ, आप मेरे पास आकर बैठो। मैं आपको अच्छी सी दवा लिख कर देता हूँ, जिसे खाकर आप दौड़ने लगेंगी। डॉक्टर साहब, आप दवाइयों की पुड़िया क्यों बनाने लगे? पहले अम्मा का बुखार तो चेक कीजिए, उसके बाद दवा देना। तुम फिर मेरे काम के बीच में बोल रहे हो। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि मेरे काम के बीच में मत बोला करो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता। लगता है तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार नहीं है। मैंने गलत क्या बोला है डॉक्टर साहब? आप झोला छाप डॉक्टर की तरह सबका इलाज करते हैं, तभी तो मैं आपको झोला छाप डॉक्टर बोलता हूँ। कोई भी पढ़ा लिखा डॉक्टर बिना चेक किए दवाई नहीं देता। मैं भी इस लाइन में काफी टाइम से हूँ। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे नहीं पता है कि बुखार में कौन सी दवा दी जाती है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा आपको। मतलब तो तुम्हारा यही है। अम्मा जी, आप एक काम कीजिए, आप इसी से दवा ले लीजिए, यही आपको दवाई दे देगा। नहीं नहीं, कल रात से मुझे बहुत तेज बुखार है। मैं तुमसे ही दवा लूंगी, क्योंकि डॉक्टर तुम हो, वो नहीं। और आज तक तुम ही तो सबका इलाज करते आए हो। कहने तो इसे। सुन लिया ना तुमने, या कुछ और भी सुनना रह गया है? नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना है। मनोज चुपचाप एक कोने में खड़ा हो जाता है और रघुलाल बिना बुखार चेक किए बुढ़िया को दवा दे देता है। बुढ़िया दवा लेकर घर चली जाती है और दवा खाकर आराम करने लगती है और रघुलाल अपने घर चला जाता है। तभी उसकी पत्नी राधा उसके लिए पानी लेकर आती है। आज आप बड़ी जल्दी आ गई। क्लिनिक पर काम नहीं था क्या? काम तो था, लेकिन काम करने का मन नहीं था, इसलिए चला आया घर। कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं नहीं, मैंने कब बोला कि आपने कुछ गलत किया? मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। एक सवाल पूछने वाला इंसान मैंने अपने पास पाल रखा है। दूसरी तुम मत बनो। जब भी मैं किसी मरीज का इलाज करता हूँ तो बीच में कूद जाता है और अपना ज्ञान देने लगता है। जब देखो मुझे झोला छाप डॉक्टर बोलता रहता है। अच्छा, उसको भी आपकी सच्चाई पता चल गई। मुझे तो लगा था कि आपके झोला छाप डॉक्टर होने की बात सिर्फ मैं जानती हूँ। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? माना मैं झोला छाप हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन गांव के लोगों का इलाज तो मैं कर ही देता हूँ। हाँ हाँ जानती हूँ, आप ही सबका इलाज कर रहे हैं, लेकिन तब तक जब तक इस गांव में कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं आ रहा। जिस दिन आ गया ना, उस दिन आप जेल में नजर आएंगे, बिना लाइसेंस और डिग्री के क्लिनिक चलाने के इल्जाम में। मुझे लगता है मुझे घर ही नहीं आना चाहिए।
रघुलाल और उसकी पत्नी की सारी बातें उनके दरवाजे पर खड़ा मनोज सुन लेता है। साथ ही उनकी सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर लेता है। मैं तो सिर्फ इनके इलाज करने के तरीके पर इन्हें झोला छाप डॉक्टर बोल रहा था, लेकिन ये तो सच में झोला छाप निकले। इनकी सच्चाई तो सबके सामने लानी पड़ेगी। कल मैं अपना फ़ोन क्लिनिक में ही भूल गया था। तुम्हें बोला था कि मेरा फ़ोन मेरे घर दे जाना, तुमसे वो भी काम नहीं हुआ। लगता है तुम अपनी नौकरी गंवाने का पूरा मूड बना चुके हो। मैं भी आज तुमसे यही बोलने आया हूँ। मैं आज से और अभी से तुम्हारे यहाँ की नौकरी छोड़ रहा हूँ। जो खुद झोला छाप है उसके साथ मुझे क्या सीखने को मिलेगा? बिना बात के मैं भी तुम्हारे साथ फंस जाऊंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कल तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की सारी बातें सुन ली है। मुझे पता चल गया कि तुम्हारे पास कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं है। तुम सबको अंदाजे से दवाई देते हो, मासूम गांव वालों को पागल बनाकर उनसे पैसे लूटते हो। वो तो तुम्हारी तरह मेरी पत्नी को भी मजाक करने की आदत है ना, बाकी ये सच नहीं है। मुझे अच्छे से पता है वो सारी बातें मजाक नहीं है, बल्कि सच है। अगर ऐसा होता तो क्लिनिक की दीवार पर तुम्हारी डिग्री होती, लेकिन जब तुम्हारे पास डिग्री ही नहीं है तो क्या लगाओगे दीवार पर? अपनी बात को साबित करने का कोई सबूत है तुम्हारे पास? रघुलाल और मनोज आपस में बातें कर रहे थे कि तभी गांव के लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि गांव के सभी लोग एक बुढ़िया की लाश को पकड़कर रो रहे होते हैं। बुढ़िया को देखते ही रघुलाल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो वही बुढ़िया थी जिसका इलाज रघुलाल ने किया था। तभी एक रोती हुई लड़की बोलती है, दादी आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या हुआ इन्हें? कल तक तो ठीक थी, दवा भी लेने आई थी। भैया दादी दवा लेकर आई और खा करके आराम करने के लिए लेट गई। सुबह तक उठी ही नहीं। जब मैंने जाकर देखा तो बहुत देर हो गई थी। बेटी रो मत, वैसे भी इनकी उम्र हो गई थी। संभालो अपने आप को। जो इस दुनिया में आया है उसे तो एक ना एक दिन जाना ही है ना। तुम अपना मुंह बंद करो। इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अम्मा जी की जान उम्र की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी गलत दवा की वजह से गई है। मैं आज तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा। मनोज रघुलाल और उसकी पत्नी की बात वाली वीडियो गांव वालों को दिखा देता है, जिसके बाद गांव वाले उसे मारते हुए पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और जेल में डलवा देते हैं। और इस तरह से रघुलाल के झोला छाप डॉक्टर होने की सच्चाई सभी गांव वालों के सामने आ जाती है। चांदनी एक बहुत ही हट्टी कट्टी तंदुरुस्त लड़की थी। उसे आम लड़कियों की तरह सलवार कमीज पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो लड़कों की तरह ही अपने कपड़े पहना करती थी। लेकिन चांदनी देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसे घर के सारे काम भी आते थे। चांदनी के बाउंसर जैसे शरीर की वजह से उसकी शादी में भी बहुत दिक्कत परेशानी आ रही होती है। कभी कोई रिश्ता नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही एक दिन चांदनी की माँ मालती चांदनी के लिए उबला हुआ खाना लेकर आती है और उसे देते हुए बोलती है, ये ले, अब तो उबला हुआ ही खाना खाएगी। इतनी मोटी हो गई है, रिश्ता भी नहीं हो रहा है तेरा। माँ लेकिन मेरी क्या गलती है? आपको पता है कुछ खाऊं या ना खाऊं मेरा शरीर ऐसा ही है। सारी गलती तो तेरे शरीर की ही है ना। अरे जो कोई देखता है तो ये बोलकर चला जाता है कि हमें अपने घर के लिए बहू चाहिए, कोई सिक्योरिटी वाली नहीं। माँ परेशान क्यों हो रही हैं? जब मेरी शादी होनी होगी तो हो जाएगी ना। यही तो दिक्कत है, तेरी शादी नहीं हो रही है ना। अब मैं अकेली माँ हूँ, तुझे कब तक घर में रख सकती हूँ? मुझे तेरी शादी करा के अपना फर्ज पूरा करना चाहिए ना। ठीक है माँ, मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन खुद को बताओ ना, ऐसे परेशान रहने से कुछ होगा क्या? आप थोड़ा आराम कर लो। जब देखो परेशानी का टोकरा लेकर घूमती रहती हो। चांदनी अपनी माँ को समझा तो देती है, लेकिन ये बात तो चांदनी को भी पता ही थी कि उसकी शादी के लिए बहुत ही दिक्कत आ रही है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है। कुछ दिनों बाद चांदनी के घर भावना नाम की औरत अपने बेटे सूरज के साथ रिश्ता लेकर आती है और दोनों माँ बेटी से मिलती हैं, जहाँ भावना बोलती है, बहन जी ये सब तो संजोग की बात है। आपकी बेटी इतनी गुणी होने के बाद भी कंवारी है। आप तो देख ही रही हो, मेरी बेटी को अब तक तो लोगों ने हट्टे कट्टे शरीर को देखकर मना कर दिया, लेकिन आपको मेरी बेटी अच्छी लगी, ये जानकर बहुत अच्छा लगा मुझे। अरे आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी बेटी ना मैच नहीं हो रही होगी उन लोगों के आगे।
इसलिए ना उन्होंने आपकी बेटी को ही बोल दिया। लेकिन ना मुझे बहुत पसंद है चांदनी। सूरज सही बोल रहा है। अरे हट्टा कट्टा शरीर खाने पीने वालों की निशानी है। हम तो राजी हैं इस रिश्ते के लिए। अब आप भी अपनी राय बता दीजिए। जी नेकी और पूछ पूछ, आपको मेरी बेटी पसंद आई। आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, तो हम कैसे इस रिश्ते के लिए मना कर सकते हैं? हमें भी रिश्ता मंजूर है। मालती और भावना मिलकर रिश्ता तय कर देते हैं और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद चांदनी बहुत ही अच्छे से पूरा घर संभाल लेती है, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देती है। भावना को भी चांदनी बहुत पसंद आती है। कुछ दिनों बाद चांदनी अपनी सास भावना के साथ बाजार जा रही होती है। तभी बाजार में उसे भावना को उनकी पड़ोसन पद्मा मिलती है और वो भावना से बोलती है, अरे भावना, तू और बाजार में क्या बात है? बहू को मायके भगा दिया या उसने काम करने से मना कर दिया? अरे मेरी बहू मुझे मना क्यों करेगी? वो तो बल्कि खुद ही मेरे साथ आई है। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दिखाई तो दी है, लेकिन ऐसे अचानक देखा ना तो मुझे लगा अब तू बाजार जाने के लिए अपने साथ बाउंसर लेकर घूम रही है। तेरी बहू बाउंसर जैसी ही लगती है ना? मेरी बहू हट्टी कट्टी है, तेरी बहू की तरह मरीली नहीं है, हवा चले और उड़ जाए। अरे अपनी बहू को तू जरा खाना पीना खिला, दूसरों के बहू पर ही सारा ध्यान रहता है तेरा। और आंटी जी, बाउंसर होना तो कोई बुराई नहीं है। आप जैसे लोग डरते ही हैं बाउंसर से। हाँ डरते होंगे, लेकिन तेरी बहू को देखकर हंसना ही आता है। अरे ऐसा शरीर तो लड़कों का ही अच्छा लगता है। अपनी बहू को समझा भावना, थोड़ा शरीर को आकार में लाए। मैं भी तो पद्मा तुझे कब से समझा रही हूँ कि अपने दिमाग को आकार में ला। अरे आगे चलकर तुझे ही परेशानी होने वाली है ऐसे बेकार दिमाग से। मैं तेरी बहू के लिए सही सलाह दे रही हूँ और तू मुझे ही सुना रही है। कभी तो दूसरों की सलाह भी सुन लिया कर भावना। या अपनी बाउंसर बहू के आगे तू डर कर रहना चाहती है? माँ जी मुझसे क्यों डर कर रहने लगी? माँ जी तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। लेकिन तूने अपना शरीर देखा है? कोई फालतू नहीं बोल सकता। कहीं बाउंसर बहू को बुरा लग गया और उसने अपना 80 किलो का हाथ घुमा दिया, तब तो भावना को बिस्तर पकड़ना पड़ जाएगा। बस कर पद्मा, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो तू मेरी बहू के बारे में कुछ भी बकवास मत कर। बोलना हम दोनों को भी आता है, और अगर हमने बोला तो तुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बोलना आता है तो क्या सच बदल जाएगा? अरे पूरा मोहल्ला तेरी बहू को बाउंसर बहू बोलता है। ये बात तो तू भी जानती है ना। ये तो तू भी आज तक नहीं बदल पाई। बस कर पद्मा, बहुत हो रहा है। पड़ोसी है तू मेरी, इसलिए कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं। पड़ोसी है तू मेरी, इसलिए मैं समझा रही हूँ कि अपनी बहू को इतना ही समझा दे कि कम से कम कपड़े तो लड़कियों वाले पहने, तब थोड़ी तो कम बाउंसर लगेगी। पद्मा की बात सुनकर भावना को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से अपनी बहू के साथ चली जाती है। घर जाने के बाद दोनों बैठे होते हैं, तभी चांदनी बोलती है, माँ जी आप भी किन लोगों की बातों को अपने दिल पर लगा रही हो? उनका तो काम ही है बोलने का। लेकिन बोलते तो सही है ना। खुद को देख रही है तू। तुझे खड़ा कर दे और मेरे बेटे को खड़ा कर दे। दूर से ऐसा लगेगा कि दो लड़के खड़े होकर आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन माँ जी आपको तो पता ही है ना, मैं शुरू से ही ऐसे रहती हूँ। आपको अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो आज जब भावना आंटी ने बोल दिया तो क्यों हो रही है? बहू, परेशानी अभी भी मुझे नहीं है कोई, लेकिन तू खुद ही बता ना, कल को तेरे बच्चे होंगे, वो भी ऐसे ही तेरा मजाक बनाएंगे, तब तो तुझे भी बुरा लगेगा ना। तो अभी से खुद में बदलाव लाना शुरू कर दे। माँ जी लेकिन ये तो बात की बात है ना, तो अभी से ही क्यों सोच रहे हैं इन सब के बारे में? हमेशा अपने बारे में ही सोचती है। पूरा मोहल्ला तुझे बाउंसर बहू बुलाता है, और तेरी सास ने तुझे कुछ समझा दिया, वो भी तेरे भले के लिए, तो तुझे सुनना ही नहीं है। चांदनी का बर्ताव देखकर भावना वहाँ से गुस्से में चली जाती है और अपना काम करने लगती है। चांदनी को अब तक बहुत लोग बाउंसर, मोटी, ऐसा बहुत कुछ बोल चुके थे, लेकिन चांदनी कभी भी किसी की बातों को दिल से नहीं लगा कर रखती थी। अब भावना भी उसे बात बात पर टोकना शुरू कर देती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद चांदनी घर का राशन लेने के लिए जाती है, तो तभी वहाँ चांदनी को एक रिया नाम की लड़की मिलती है, जिसे कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं। तभी चांदनी के पास रिया भागते हुए आती है और बोलती है, प्लीज मुझे इन बदमाश लड़कों से बचा लो। ये कब से मेरा पीछा कर रहे हैं, कोई मदद भी नहीं कर रहा है। प्लीज मेरी मदद कर दो, इतना परेशान कर रखा है इन लोगों ने मुझे। रिया की बात सुनकर चांदनी उन लड़कों को अच्छे से मजा चखाती है, खूब मारती है और उसके बाद रिया अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद पद्मा
भावना के घर अपनी बेटी के साथ जाती है और वहाँ बोलती है, भावना, मेरी बेटी से मिल। ये इतने टाइम बाद गांव से आई है, पहचान भी रही है या नहीं? कैसे नहीं पहचान पाती मैं? अरे इसे तो गोदी में खिलाया है, बड़े दिनों बाद आई है। हाँ, अपनी बाउंसर बहू से मिलवा इसे। हाँ रुको, मैं बुलाती हूँ। बहू, जरा बाहर चाय पानी लेकर तो आ। भावना की बात सुनकर चांदनी अपनी चाय पानी लेकर आती है। चांदनी को देखकर रिया बोलती है, आप यहाँ रहती हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ माँ, ये वही है जिन्होंने मुझे उस दिन उन बदमाश लड़कों से बचाया था। जब तू गांव से वापस आई थी, रास्ते में कुछ लड़के मिल गए थे, वही ना? हाँ माँ, आपको पता है उस दिन तो कुछ गलत हो जाता, वो तो ये मिल गई और इन्हें देखकर वो वैसे ही डर के भाग गए। अब तो ठीक हो ना तुम? कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। आप कितनी अच्छी हो और आपका जैसा शरीर देख के तो गुंडे ही भाग जाते हैं। काश मैं आपकी तरह ही होती। रिया की बात सुनकर पद्मा और भावना को अपनी गलती समझ आती है, जिस पर पद्मा चांदनी से बोलती है, बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा बहुत मजाक बनाया। मुझे भी माफ कर दे बहू, मैं तो तेरी सास हूँ, मुझे तो समझना चाहिए था, लेकिन मैं भी नहीं समझ पाई। आज तेरी बाउंसर बहू की वजह से मेरी बेटी सही सलामत है। माँ, आप इनका मजाक बना रही थी? अरे बहुत सी लड़कियाँ तो रोती हैं इनके जैसे बाउंसर शरीर के लिए। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है बहू, मैं अब कभी तुझे ऐसे नहीं बोलूंगी। आंटी जी कोई बात नहीं, ये सब बातें रहने दो। पद्मा और भावना को अपनी गलती समझ आती है और वो माफी मांगते हैं। उसके बाद वो कभी भी चांदनी के शरीर का मजाक नहीं बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।